हेलो बच्चों, गवर्नमेंट बजट में आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट के तीन टाइप्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला होगा हमारा सरप्लस बजट एंड बैलेंस बजट। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन होती है गवर्नमेंट बजट की जब गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, इसका मतलब गवर्नमेंट को काफी अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है जहां पर को उसकी गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इस कंडीशन में गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर मोर देन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये दोनों तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है। ये तो सबसे अच्छी कंडीशन है जहां पर को उसको सरप्लस बजट मतलब गवर्नमेंट की कमाई होने वाली है, उसके पास रेवेन्यू ज्यादा है, यहाँ पर को उसकी रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर बराबर है, तो ये दोनों कंडीशन उसके लिए अच्छी होती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर को उसकी रिसिप्ट्स कम होती हैं लेकिन गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होती है, और ये उसकी कंसर्न वाली कंडीशन होती है जहां पर को उसको सोचना पड़ता है कि भाई हम लोगों को रेवेन्यू कम है लेकिन हम लोगों को तो एक्सपेंडिचर करने ही करना है एनी हाउ, तो हम लोग को क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जहां पर से हम लोग एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, तो वो कौन सा मेजर होगा, वो कौन सा तरीका होगा जिससे हम लोग फंडिंग करेंगे अपनी एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिसिट बजट, या फिर इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हैं आपके आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स। हम इनको फुलफिल करेंगे और इस लेक्चर के एंड तक आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो डेफिसिट बजट जनरली हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऐसा एस्पेक्ट है बच्चों जिसमें हम लोग रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को देखते हैं। ठीक है, वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अब सिंस हम लोग डेफिसिट के बारे में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरी कंडीशन देखते हैं जहां पर को हम लोग ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल नेचर के दोनों ही एस्पेक्ट आ जाएंगे, तो यहां पर को हम लोग बोलेंगे कि यहां पर को टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करी जा रही है। टोटल का मतलब इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ। टोटल रेवेन्यू कम होने वाला है और टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने वाली है, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इन दोनों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को डिटेल में। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, ये सब एस्टिमेटेड के बारे में बात हो रही है। तो एक साल के दौरान जो एस्टिमेटेड होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगी और रेवेन्यू इनकम्स हमारी मतलब रिसिप्ट्स कम होने वाली है, तो इट डिपिक्ट्स रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट की क्या इंप्लीकेशन है, क्या इससे हम लोग निकाल सकते हैं चीजों को, मतलब कि क्या हम लोगों को दर्शा रहा है। इट रिफ्लेक्टिंग फ्यू सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके इंप्लीकेशंस क्या है। द फर्स्ट इज इट इंप्लीकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी दिखा रहा है कि वो अपने रोजमर्रा या फिर रिकरिंग होने वाले खर्चे को ज्यादा कर रही है और वो इनकम को नहीं गेन कर पा रही है। इसका मतलब उसके पास इनकम सोर्सेस कम है लेकिन उसके रोज और रिकरिंग एंड रेगुलर होने वाले खर्चे ज्यादा हैं, तो इट मींस इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड, गवर्नमेंट इज डिससेविंग्स के मतलब इससे हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं, इससे क्या इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट इज डिससेविंग्स, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिससेविंग्स कर रही होगी। थर्ड, हम लोग देख सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज ईदर इंक्रीजिंग द लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अपनी एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, दैट इज रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए रेवेन्यू है ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है। जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम लोगों को तो एक्सपेंडिचर तो मीट करना ही है, तो हम लोग फाइनेंस करवाएंगे उसको। फाइनेंस करवाएंगे मतलब अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर से उसको मीट करवाने की कोशिश करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के आपके पता है कि सोर्सेज क्या होता है,
ईदर बाय बोरोइंग्स और बाय डिसइन्वेस्ट करके, ठीक है। या तो भाई आप डिसइन्वेस्ट करेंगे या फिर आप उधार लेंगे। उधार लेंगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, डिसइन्वेस्ट करेंगे तो आपका एसेट डिक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपके या तो लायबिलिटी बढ़ाती है या फिर आपके एसेट को कम करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रीजन असेसन एमसीक्यू और हो सकता है कि आपके 3 मार्कर के लिए भी आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अभी ऐसा क्यों बोला? अगर हम लोग अपनी बोरोइंग्स को ज्यादा बढ़ाएंगे तो बोरो कहां से करती है गवर्नमेंट? या तो फिर आरबीआई से करेगी या फिर अदर सोर्सेस से करेगी या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से करेगी, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। 2 तरीके हैं उसके पास बोरो करने के लिए। तो अगर आरबीआई से करेगी तो आरबीआई क्या करेगा? वो जो एक्सेस जो गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया है उसको मिंट करेगा, मतलब उसको प्रिंट कर देगा। तो वो उतनी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ा देगा, दैट इज इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो आपको पता है क्या होने वाला है? इन्फ्लेशन होने वाला है, महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने बोला इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। सेकेंडली, अगर वो एक्सटर्नल सोर्सेज से हम लोग फाइनेंस करवाते हैं, उसको बोरो करते हैं, तो ये फ्यूचर बर्डन देके जाएगा। जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके ऊपर फ्यूचर बर्डन बढ़ जाएगा, जस्ट टू मीट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रोजमर्रा के खर्चे को मीट करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा एक बर्डन देके जा रहे हैं, जिससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है वो हमारे ऊपर बर्डन बन जाएगा, ठीक है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके आंसर में लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हायर रेवेन्यू डेफिसिट इज अ अर्ली वार्निंग साइन, या फिर बोल सकते हैं कि इट गिव्स वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये वार्निंग सिग्नल्स दे देता है अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर बोल सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा हो रहा होगा। वो क्या सिग्नल्स देगा कि हमारी जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, वो बहुत बढ़ रहा है, आपको उसको कम करना पड़ेगा। ये हम लोग बोल सकते हैं कि उसको अपनी रिसिप्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। दैट लीड्स टू, यहां पर को आ जाते हैं कि भाई वो होगा कैसे? दैट इज मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। द फर्स्ट इज रिड्यूसेस द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए। हर एक्सपेंडिचर कम तो नहीं कर सकते, ऑल द नेसेसरी एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो ऐसे गवर्नमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके पास कौन से अनप्रोडक्टिव और कौन से अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हैं जो अभी के लिए रोके जा सकते हैं, ताकि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो बैलेंस में आ जाए। सेकेंड, इंक्रीजेस द रेवेन्यू, रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाए। अब रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग टैक्सेस को ज्यादा से ज्यादा इंपोज करने लगे, तो वो भी गलत होगा। वो देखना पड़ेगा कि कहां पर से हम लोग कर सकते हैं। बाई टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू 2 ही सोर्स होते हैं, तो वहां पर से हम लोग उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। अब हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट को। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना फिस्कल डेफिसिट को समझने के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर हमारी एक्सीड कर जाएंगी टोटल रिसिप्ट से, ठीक है। टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि इंक्लूडिंग बोथ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज। टोटल रिसिप्ट्स में हम लोग अपनी बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे आप जब आप न्यूमेरिकल्स पार्ट को करेंगे। तो टोटल रिसिप्ट्स में हम लोग अपनी बोरोइंग्स को हटा देंगे। नाउ ऐसी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट आ जाती है तो हम लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट इज फेसिंग अ फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट को समझने के लिए उसकी इंप्लीकेशंस को समझना है कि फिस्कल डेफिसिट कितना सीरियस है, उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं। तो पहला इंप्लीकेशन है दैट इज डेट ट्रैप। डेट ट्रैप एक ऐसी चीज है जो बहुत ही खतरनाक है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर करना ही करना होता है, वो चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, रेवेन्यू भी करना है। कैपिटल नहीं करेगी तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, रेवेन्यू नहीं कर पाएगी तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो सस्टेन कैसे करेगी? अपने रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर को तो करना ही है। इन सबको फाइनेंस करने के लिए हम लोगों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्ट करना। या तो हम उधार ले लें या फिर जो हमारे पास है उसको बेच दें। तो बोरोइंग्स कहीं ना कहीं हम लोग उसको अगर करने की बात कर रहे हैं तो बोरोइंग से क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों को फ्यूचर में पे करना है लोन अमाउंट वो बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट लीड्स टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक खुद रेवेन्यू नेचर का आइटम है। ये है हमारा कैपिटल नेचर का। ये तो हम लोग हो सकता है कि 5 साल 10 साल 15 20 50 साल के बाद भी दें,
लेकिन इंटरेस्ट तो हम लोगों को रेगुलर पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने के लिए फिर हम लोग कहीं ना कहीं दूसरे बोरोइंग्स की तरफ जाएंगे कि भाई हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना है या हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। तो ये एक ऐसी विशेष साइकिल बनाती है जिससे किसी भी गवर्नमेंट का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट से बचना है, और फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशन सबसे बड़ा क्या है, दैट इज डेट ट्रैप। ठीक है, इसको आपने समझा। डेट ट्रैप्स लीड्स टू अ वेरियस क्रिटिकल कंडीशन नोन एज विशियस साइकिल, जहां पर को ट्रैप होकर रह जाती है गवर्नमेंट और उस उधार से वो कभी भी उबर नहीं पाती है, उस प्रिंसिपल अमाउंट को ही पे नहीं कर पाएगी। सेकंड इज इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन डायरेक्टली हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं अपना डेफिसिट फाइनेंसिंग से। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, बोरोइंग्स का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग को मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं यहां भी देख रहे हैं कि इंप्लीकेशंस क्या होगा और फिस्कल डेफिसिट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसका मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट को उबारने के लिए, और उसके क्या क्या मेजर्स होंगे, कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं फिस्कल डेफिसिट को। तो पहला है हमारा बोरोइंग्स। हम तो उधार ले लेते हैं। उधार लेने का मतलब क्या है कि हम लोग आरबीआई से ले सकते हैं या फिर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, हम लोग सबसे अच्छा ले लेते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली उसको हम लोग बोलेंगे अपनी बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग्स बोलेंगे। एक्सटर्नल से हम लोगों ने फाइनेंस करवाया, एक्सटर्नल का प्रिंसिपल अमाउंट आया, फिर उसको इंटरेस्ट पे करना है, फिर उसके लिए हम लोग उधार ले रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट उसका इंटरेस्ट पे करना है। तो ये एक ऐसी विशेष साइकिल बनाती है जहां पर से निकलना मुश्किल हो जाता है, और यही होता है आपका डेट ट्रैप। ठीक है, चलिए अब दूसरी तरफ देखते हैं। जब हम बात करेंगे कि इंटरनल सोर्सेज से अगर हम लोग अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करवाने की बात कर रहे हैं, दूसरा क्या है, इंटरनल सोर्स। तो हम लोग गए भाई अपने आरबीआई के पास और बोला कि हम लोगों के पास इतने इतने का फिस्कल डेफिसिट है, इसको प्लीज फाइनेंस करवाइए। इसका मतलब इतने पैसे आप लोग इकोनॉमी के अंदर छाप दीजिए, हम लोगों को दे दीजिए। तो उसका मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। तो उसने बोला कि ठीक है, हम लोग इतनी करेंसी को मार्केट के अंदर छाप देते हैं और इतनी करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगी। इसका मतलब मनी सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई लीड्स टू, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो ज्यादा खर्च करेंगे। ज्यादा वो खर्च करेंगे तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्च करने से जो चीजें होंगी उसकी प्राइजेस बढ़ेंगी। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आपका लीड करेगा, मतलब इन्फ्लेशन आपका हिट करेगा। दैट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, जो है आपका इम्प्लीकेशन। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट विल लीड्स टू इन्फ्लेशन, और इसको आप फाइनेंस करवाने जाएंगे डेफिसिट फाइनेंस से तो और आपका नुकसान ही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका क्वेश्चन आए तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट को करवाने के लिए, तो आप बोलेंगे बोरोइंग्स विल बी द बेटर ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को लीड नहीं कर रहा है। आया समझ में? तो बोरोइंग्स कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इन कंपैरिजन टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। चलिए अब ये भी आपने देख लिया। तीसरा है हमारा दैट इज फॉरेन डिपेंडेंस। हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग गए दूसरी बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशन के पास गए, उनसे बोला कि पैसा दो, उन लोगों ने पैसा दे दिया, लेकिन फॉरेन डिपेंडेंस हमारी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम लोगों को उनके फेवर में कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा, उनके फेवर में हम लोगों को रिजल्ट देना पड़ेगा ताकि उनका प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी से जल्दी पे हो सके, या हो सके अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न नहीं है तो वो चाहेंगे कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये सर्टेन पॉलिसीज हैं, आप अपनी गवर्नमेंट जो है आपकी उसमें इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर दीजिए, ये जिससे कि हमारा भी फायदा हो और आपको प्रिंसिपल अमाउंट लेटर ऑन पे करना पड़ेगा, मतलब आपको पैसा मिल रहा है और हमारा भी फायदा हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लीड करती है फॉरेन डिपेंडेंस पे, तो गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना है। फिर है इट हैम्पर्स। हैम्पर्स का मतलब इट रेस्ट्रिक्ट्स, रोक लगा देती है फ्यूचर ग्रोथ में। अब बताइए फ्यूचर ग्रो कहां से हो पाएगा, आपका पहले ही रेवेन्यू आपका एस्पेक्ट कम हो रहा है, इसका मतलब आपके पास रेगुलर इनकम आ नहीं रही है, उस रेगुलर इनकम नहीं आ रही है, उससे आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया, बोरोइंग्स ले ली, उन बोरोइंग्स को करने के लिए आपने ये डेट ट्रैप में आप फंसे हुए। इसका मतलब आप अपने देश का विकास कभी नहीं कर पाएंगे, आपके पास फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ है ही नहीं, आप फ्यूचर में बर्डन ही देके जा रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन्स को। तो ये इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो बड़े खतरनाक लगते हैं फिस्कल डेफिसिट के, और फिस्कल डेफिसिट को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने दो तरीके के डेफिसिट देखे, रेवेन्यू डेफिसिट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना, और हायर रेवेन्यू डेफिसिट विल लीड्स टू, जिसको हम बोल सकते हैं कि इट गिव्स अ अर्ली वार्निंग साइन गवर्नमेंट को कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो कंट्रोल नहीं होगा, सो इट विल लीड टू फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट के आप लोग देख रहे हैं कितने भयानक इंप्लीकेशंस हैं, और कहीं ना कहीं उसको फाइनेंस करवाने के लिए, सोर्स करवाने के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं डेट ट्रैप के अंदर ही फंस रहे हैं। या तो हम लोग खुद से पैसा जनरेट करवाएंगे तो वो हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, और बोरिंग्स बढ़ाएगा, तो इसके ही आप इंप्लीकेशन देख रहे हैं, ना तो फ्यूचर ग्रो कर पाएगी और फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख के आने चाहिए जो आपका क्वेश्चन आएगा तो। और अब हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट को। तो बच्चों अभी जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया वहीं पर से एक और चीज निकल के आती है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशंस हैं ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरी पिक्चर को समझ जाएंगे। पहला कि फिस्कल डेफिसिट से अगर मैं प्राइमरी डेफिसिट्स को माइनस कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट। ठीक है, अगर हम लोग इस साल एस्टिमेट करते हैं कि हम लोगों को 100 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स चाहिए, 100 करोड़ इंडियन रुपीस की बोरोइंग्स चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो गया 100 करोड़, और इसकी रीपेमेंट हो सकती है बहुत समय बाद की, लेकिन उसका इंटरेस्ट पेमेंट नेक्स्ट ईयर से हमारा लागू हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारी कमिटमेंट होंगी, कमिटमेंट्स हमारे बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर से। तो सपोज करो कि इस साल दैट इज 22, ये हमारा 23-24 का बजट प्रपोज होगा फेब में। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं 23-24 का प्रपोज्ड बजट हम लोग देखने वाले हैं फरवरी में, और हो सकता है कि हम लोगों ने 22-23 में एक बजट बनाया था जिसमें हम लोगों ने 100 करोड़ का एक बोरोइंग्स के लिए बात करी थी। ठीक है, और वो हम लोगों ने ले लिया। अब उसका इंटरेस्ट पेमेंट तो 23-24 में ही होने वाला है। सपोज करो कि 5 CR का हमारा उसका इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट इस 5 करोड़ को भी इंक्लूड करेगी अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर में कि भाई रेवेन्यू हमारा इतना होने वाला है। तो वही चीज बताई जा रही है कि जो पास्ट में हम लोगों ने बोरोइंग्स करी थी उसका पेमेंट जब हम पे करेंगे तो वहीं पर को हमारा रिजल्ट आएगा फिस्कल डेफिसिट से जब हम प्राइमरी डेफिसिट को माइनस करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट। ठीक है, चलिए अगर यहां पर को भी समझ में नहीं आया तो अब यहां पर को देखिए, लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट या तो बहुत कम होगा या फिर प्राइमरी डेफिसिट जीरो के बराबर भी है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स, जो हमारे इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैं, हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए जो कहानी में बताना चाह रहा हूं आपको कि हम लोगों ने 100 करोड़ का लोन लिया था पिछले साल, उसका इंटरेस्ट 5 करोड़ का इस साल हम लोगों को पे करना है 23-24 को। और सपोज करो कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट चला गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम्स है वो कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। दिस विल लीड्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करनी पड़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब या तो वो बोरो करेगा या वो डिसइन्वेस्ट करेगा, दोनों तरीके हैं। आए समझ में जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे। सपोज करो कि वो बोरो करने के लिए बोला कि भाई ये जितनी भी हमारी कमिटमेंट्स है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे बोरो करके, पैसा उधार लेके। तो वही चीजें बोल रहा है। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। पिछले साल की जो हमारे इंटरेस्ट कमिटमेंट्स है वो हमको फोर्स कर रही है करंट गवर्नमेंट को कि हम लोग बोरो करें ज्यादा से ज्यादा। और दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज फिस्कल डेफिसिट से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को अगर माइनस कर देंगे तो वो दिखाएगा प्राइमरी डेफिसिट को, या इसका दूसरा फॉर्मूला होगा फिस्कल डेफिसिट से प्राइमरी डेफिसिट को माइनस कर दें तो वो सारी की सारी इंटरेस्ट कमिटमेंट्स दिखा देगा जितनी भी हम लोगों को पास्ट ईयर से के लोन पर हम लोगों को देनी है। ठीक है, ओके, तो यहां पर को ये बना। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब
फिस्कल डेफिसिट ज्यादा से ज्यादा हमारी प्राइमरी डेफिसिट की वजह से ही आता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि पास्ट जो हम लोगों ने बोरो किया उसका इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना है, राइट। और इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए कहीं ना कहीं फिर से हम लोग बोरो करेंगे और मोर बोरोइंग्स विल लीड्स टू फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब जितनी ज्यादा बार हम बोरो करेंगे वो हमारा कहां इंडिकेट करेगा, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। पास्ट जितनी भी हम लोगों ने पहले बोरोइंग्स करी हुई हैं उसको इंटरेस्ट पे तो करना ही करना है, दैट इज वो तो सर्टेन है। उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फिर से बोरो कर लेती है और जितनी बार वो बोरो करेगी हम लोग बोल सकते हैं इट विल लीड्स टू फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक गवर्नमेंट बजट के सारे थ्योरी के एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे जहां पर को हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 3 मार्कर 1 मार्कर्स को डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन स्टडी।